देखिए क्वेश्चन कह रहा है एग्जांपल नंबर 7, सिंपल पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड ऑफ t1। कब? जब वो कहां पे था? सरफेस पे था। और सरफेस पे पेंडुलम के थ्रू टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2 पाई एल। एल क्या है? पेंडुलम की लेंथ, और जी क्या है? सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये फॉर्मूला होता है। तो हमें पता है सरफेस पे कितना टाइम दे रखा है? t1। क्या दे रखा है? अब कह रहा है भैया आप कितनी हाइट पर ले जाओ? r पर। कितनी हाइट पर ले जाओ? तो भैया आपको पता है हाइट का जो टाइम पीरियड होगा t2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 पाई एल। और जी क्या है भैया? हाइट की। जी क्या लोगे आप? हाइट। एल तो वही रहेगा ना, पेंडुलम की लेंथ थोड़ी ना चेंज होगी। तो ये आएगा जी की वैल्यू क्या रखी है? ये रखी है t1 की वैल्यू क्या रखी? आपको पता है भैया, मैंने आपको बताया था कि सरफेस पे ग्रेविटी क्या होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी उसकी वैल्यू क्या होती है? जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर। हाइट पर क्या होती है? तो जी एम आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों को डिवाइड कीजिए, जीएम से जीएम क्या हुआ? कैंसिल हो गया। जी अपॉन में जी एच की वैल्यू क्या आ गई? आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ये नीचे वाली टर्म क्या होगी? ऊपर चली गई। ठीक है, तो हाइट पे आपका एच कितना आया? ये इसको 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 इधर ले गया मैं, और इस टर्म को नीचे ले आया, तो ये उल्टा हो जाएगा इधर आके, है ना। और जी एच क्या होगा? ऊपर चले आएगा। तो आपके उस हाइट पर जो ग्रेविटी का फॉर्मूला आया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला ये आया। आप कितनी हाइट पे ले आना चाहते हो? आर हाइट पे ले आना चाहते हो। तो आर हाइट पे ले आना चाहते हो तो एच की वैल्यू क्या रख दो? आर। तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया तो एच की वैल्यू उस पॉइंट पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आई? सरफेस से 1/4 टाइम। 1/, सरफेस पे कितनी होती है? जी। और उस पॉइंट पर क्या होगी? उसकी 1/4 क्या होगी? तो उस वहां पर टाइम जो होगा t2 इक्वल्स में 2 पाई एल। जी क्या था? 1/4 था, जी बाय में 4 था, तो वो 4 यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व किया, 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2 होता है। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। मैंने क्या किया? फर्स्ट मेरी ये थी और सेकंड मेरी ये थी, दोनों को डिवाइड कीजिए 1:2। आ गया t1 अपॉन में t2 या t2 अपॉन में t2 अपॉन में t1 क्या होगा? 2:1। समझ गया भैया? ये हो गया, देख लिया। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा भैया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट याद है ना भैया, जो जमीन के रिस्पेक्ट में क्या रहा है? हमेशा रेस्ट में। सैटेलाइट ऑर्बिट अराउंड दी अर्थ। अर्थ के अराउंड घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में। उसके रेडियस क्या है? 36,000 किलोमीटर। जो हाइट होती है सैटेलाइट की वही क्या होती है? उसकी रेडियस होती है। देन व्हाट विल बी द क्या लिखा है? टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रे सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अ फ्यू 100 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ठीक है भैया, कह रहा बताइए कि उसके लिए टाइम पीरियड क्या होगा जो एकदम अर्थ के सरफेस के एकदम क्या आ रहा है? पास में घूम रहा है। तो भैया मैंने आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताया था। ठीक है, देखिए ये तो इसने कर रखा है कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से। किससे कर रखा है? कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो चलो कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से देख लेते हैं। ठीक है, चलो। तो मैं बात कर रहा हूं उस सैटेलाइट की, ये अर्थ है, और ये वो है सैटेलाइट जिसकी हाइट क्या है? 36,000 किलोमीटर। क्या है? 36,000 किलोमीटर। रेडियस ऑफ जियोस्टेसिस सैटेलाइट की ऑर्बिट क्या है भैया? 36,000 किलोमीटर। ठीक है, आपको एक सैटेलाइट निकालना है जो एकदम पास में घूम रहा है, जो एकदम पास में घूम रहा है, इसका टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? देन व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द स्पाई सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अ फ्यू 100 किलोमीटर, ठीक है, अबव द सरफेस। स्पाई सैटेलाइट में तो सोचते हो ये नाम दे रखा है जो एकदम धरती से चिपक के चले, धरती से एकदम थोड़ी सी हाइट पे उड़े, उसे स्पाई सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए वो स्पाई सैटेलाइट क्या होगा? यहाँ पर होगा। ठीक है, अपने को क्या निकालना है? इसका टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकालना है? इसका टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड तो क्या भी है? 24 घंटा होगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होता है? बताया था ना आपको, 24 घंटा, 24 आवर। प्रॉपर्टी में लिखवाया था कि टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है? 24 आवर होता है। तो अगर मैं इस स्पाइस सैटेलाइट की बात करूं तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगी? टाइम पीरियड ऑफ स्पाइस सैटेलाइट, आपको पता दोनों के लिए सेंट्रल बॉडी क्या अर्थ है, तो इसलिए के लिख दीजिए आप। और इसका जो वो रेडियस है वो आपको पता है अर्थ के बहुत पास में, तो नहीं अर्थ की रेडियस को आप एज्यूम कर सकते हो कि इसकी जो दूरी है वो अर्थ की रेडियस के बराबर ही है। समझ गए? तो ये जो इसका आर है ना, वो आर, इसका जो आर होगा रेडियस ऑफ स्पाई सैटेलाइट, वो होगा आपका लगभग अराउंड 6400 किलोमीटर। ठीक है,
अच्छा देखिए, जियोस्टेसिस सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होता है? 24 आवर। स्क्वायर कर दीजिए। अरे पूरे लिखो यार, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। टाइम पीरियड ऑफ जियोस्टेसिस सैटेलाइट का स्क्वायर बराबर में के उसका रेडियस, रेडियस ऑफ जियोस्टेसिस सैटेलाइट का क्यूब। तो टाइम पीरियड जियोस्टेसिस सैटेलाइट का क्या होता है? 24 आवर के, और रेडियस क्या होता है जियोस्टेसिस सैटेलाइट का? 36,000 किलोमीटर। क्या होता है? 36,000 किलोमीटर का क्यूब। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये होगी आपकी पहली इक्वेशन और ये होगी आपकी दूसरी इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो आपका टाइम क्या है भैया? 1.7 आवर के आसपास आएगा, लगभग 2 आवर आसपास, ठीक है। समझ गया? इन दोनों को डिवाइड करना चाहिए, ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड, तो आपको टाइम निकालोगे तो ये आएगा 1.7 आवर, ठीक है भैया। समझ गया? इससे ये क्या हुआ, जब वो धरती पर एकदम घूमेगा चिपक के, जब वो धरती पे एकदम चिपक के घूमा तो 1.7 आवर। थोड़ा ऊपर घूमेगा थोड़ा सा ज्यादा लेना आपको। क्या लेना? कितना लोगे? 2 आवर। क्या लोगे? यहाँ पे लिखा फॉर स्पाई सैटेलाइट आर इज स्लाइटली ग्रेटर देन आर ई, मतलब जो हमने हाइट ली है ना वो उससे थोड़ी सी क्या होती है? ज्यादा होती है स्पाई सैटेलाइट की, मतलब 100 150 200 मीटर ऊपर फालतू जाती है। समझ गए? तो ये अगर इसकी स्पाई सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या है? 1.7 आवर। तो आपको क्या लेके चलना? 2 आवर। समझ गए भाई? ये थर्ड टाइम इस पे है, याद होगा आपको, अगर आपको याद होगा मैंने इस पे कराया है। टी स्क्वायर इक्वल्स टू में 4 पाई स्क्वायर अपॉन में जी एम, और यहाँ पे क्या होगा? आर के। इक्वेशन याद है ना? कौन सी? कैपलर्स थर्ड इक्वेशन, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। याद है? अच्छे बच्चे देखिए, अब बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन है, ये तो आसानी है, ठीक है। करो भैया फाइंड आउट। ये देखिए, इस क्वेश्चन को पता नहीं आप समझ पाओ नहीं तो समझ पाओ। क्या कह रहा है? Find the period of oscillation of simple pendulum of length L suspended from a roof of vehicle which move without the friction down in an inclined plane of angle of inclination। क्या भैया? ठीक है, अल्फा। ठीक है भैया, तो आपको क्या निकालना है? इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। समझ गया? तो देखिए भैया, अगर ये एक गाड़ी है, ये इंक्लाइन प्लेन है, देखिए, अरे यार ये क्या कर रहा हूँ, ये है इंक्लाइन प्लेन, इसका इंक्लिनेशन एंगल कितना है? अल्फा। ठीक है, यहां पर एक गाड़ी उतर रही है, ये गाड़ी उतर रही है, इसमें रखा है पेंडुलम, और आपको पता है पेंडुलम हमेशा कहाँ होगा? धरती की तरफ होगा। ठीक है, तो कह रहा है इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा? यही कह रहा है ना, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम ऑफ लेंथ एल। एल क्या है? इसकी लेंथ है, ठीक है भैया, और सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द व्हीकल, ठीक है, विच इज मूविंग विदाउट द फ्रिक्शन, अच्छा, डाउन द इंक्लाइन प्लेन। अच्छा देखिए, ये ऐसे नीचे आ रहा है, तो आपको पता है ये नीचे आएगा ऐसे, इसका वेट क्या होगा? नीचे लगेगा एमजी, वेट एमजी लगेगा नीचे, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? आपको पता है इसकी सर, इस बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? ऐसे होगा, याद है? जितना ये एंगल है इसी के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा? अल्फा। तो ये क्या होगा? एम जी कॉस अल्फा, और ये क्या होगा? एम जी साइन अल्फा। देखिए टाइम पीरियड क्या होता है सिंपल पेंडुलम का? 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन में जी। कौन सा जी? टूवर्ड्स दी, टूवर्ड्स दी अर्थ, टूवर्ड्स दी, टूवर्ड्स दी अर्थ की तरफ जो कंपोनेंट लग रहा है वो लेना है, ठीक है। तो आपको बता दो भैया, अर्थ की तरफ कौन लग रहा है? ये लग रहा है। अर्थ की तरफ कौन लग रहा है? ये लग रहा है, जमीन की तरफ, ये तो इधर लग रहा है ना, ठीक है। तो आपको बता दूं जी की वैल्यू जो होगी, अगर देखिए आप अगर आपको जी का कंपोनेंट लेना है तो आपको केवल अगर जी का कंपोनेंट चाहिए तो जी क्या होता है? एम जी डिवाइड बाय एम। देखो जी निकालना है तो आप क्या होगा? एम जी डिवाइड बाय एम। तो वेट क्या आ रहा है? वेट का कंपोनेंट क्या है? आपको पता नहीं, समझ आ रहा नहीं होगा ना, इसलिए मैं कहता हूँ, हो सकता है दिक्कत हो आपको। देखिए, अगर आपको वेट दे रखा है और आपको चाहिए जी, क्या दे रखा है? वेट दे रखा है, आपको चाहिए जी, तो जी के लिए आप क्या करोगे? जी डैश इक्वल्स टू वेट डिवाइड बाय एम, वेट डिवाइड बाय एम।
तो वेट कितना है भैया जो जमीन की तरफ लग रहा है, mg cos अल्फा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका m से m क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ठीक है, तो आपका g डैश पता लग गया उस पॉइंट का। तो t इक्वल्स में 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में g cos अल्फा, यहां पर गलत कर रखा, g की वैल्यू हटा रखी है, ठीक है भैया, समझ गए। तो इस तरीके से करना है, आगे बढ़े। ये वाला देखिए अच्छा क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 10 कह रहा है ये दो बॉडी है, वैसे मुझे क्वेश्चन याद है पूरा, यहाँ पे कर देता हूँ सॉल्व। कह रहा है दो बॉडी है m1 और m2, ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट है, क्या है, इनफाइनाइट है, पहले इनफाइनाइट था, दोनों को पकड़ रखा था, फिर छोड़ दिया गया, क्या किया गया, तो ये दोनों मास एक दूसरे की तरफ क्या हुए, खींच के आएंगे। कह रहा जब ये r डिस्टेंस पे थे तो इसकी वेलोसिटी मान लीजिए कितनी थी, v1 थी, और इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v2 थी। देखिए जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, जैसे इनको छोड़ा तो इनके ग्रेविटेशन पुल ने क्या किया, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ने एक दूसरे को क्या किया, पास में खींचना चालू किया ना, एक दूसरे को पास में खींचना चालू किया। कह रहे जब ये r डिस्टेंस पर आए तो इसकी वेलोसिटी क्या थी, v1 थी, इसकी वेलोसिटी क्या थी, v2 थी। कह रहा दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी बताओ, दोनों की, इसको ये कितनी तेजी से दिखेगा, इसको ये कितनी तेजी से दिखेगा, ये बताना है, समझ गया। अच्छा एक बात बताओ, ये जो वेलोसिटी आई है वो किस वजह से आई है, बताओ, दिमाग लगाओ और बताओ मुझे, ये जो वेलोसिटी v1 और v2 आई हो किस वजह से आई होगी, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से आई होगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, सिस्टम को अट्रैक्ट करती है, बनाती है, खींचती है अपनी तरफ। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है, नेगेटिव मतलब वो खींच रही है, क्या हो रही है, तो इनके बीच में भी क्या होगा, खिंचाव होगा, खिंचाव वाली एनर्जी को हम क्या कहते हैं भैया, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, जब अभी अभी इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर में क्या होगा, वही इसको क्या कर रही होगी, काइनेटिक प्रोवाइड कर रही होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में अगर खिंचाव नहीं होता तो इसके पास वेलोसिटी नहीं आती। तो खिंचाव यानी क्या हो, ग्रेविटेशन, इन दोनों के बीच की ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है, इसको और इसको क्या कर रही है, काइनेटिक प्रोवाइड कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर होगी, ठीक है। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इनके बीच में इस वक्त कितनी है, तो जी माइनस नहीं लगा रहा है, यहाँ पर माइनस तो केवल ये बता रहा है कि वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है, बताया था मैंने। ये m1 और ये क्या हो गया m2 अपॉन में बीच में दूरी कितनी है भाई r, और इसके बीच की इसकी काइनेटिक कितनी होगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर, m1 से m1 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो v1 की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 2 इधर आएगा 2 g m2 अपॉन में क्या हो गया r, कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब इसकी वेलोसिटी मुझे पता लग गई है इतनी है, इस वाले की वेलोसिटी कितनी होगी, v2 की, तो आपको पता है इसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इसको भी खींच रही होगी, तो क्या होगा g m1 m2 अपॉन में r, और इसके पास काइनेटिक कितनी होगी, हाफ m2 v2 स्क्वायर, तो m2 से m2 क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो v2 की वैल्यू क्या होगी 2 g m1 अपॉन में क्या हो गया r अंडर रूट में, यानी v1 आपको पता लग गया, v2 आपका ये आ गया है ना। अब रिलेटिव आपको पता, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी होती है, बढ़ आती है, क्या होती है, अगर ये 4 मीटर पर सेकंड से इधर आ रहा है और ये 2 मीटर पर सेकंड से इधर आ रहा है, तो इसको क्या दिखाई देगा, ये कितने से आ रहा है, 6 मीटर पर सेकंड से, समझ गए भैया। अब जब दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में चलती है ना तो जल्दी पहुंच जाती है, इसका मतलब उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, समझ गया। अब अपने दोस्त को, आपका दोस्त भी इधर भाग रहा है, आप भी उधर भाग रहे हो, ठीक है, तो अपने दोस्त को पकड़ने में आपको क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी है, कम होगी है, लेकिन आपका दोस्त भी उधर से भाग के आ रहा है, आप उधर से भाग के आओ तो आप जल्दी से उसको पकड़ लो, क्योंकि आपकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी है, बढ़ेगी, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड क्या होगा, v1 प्लस v2, या रिलेटिव वेलोसिटी सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट क्या होगा, v1 प्लस v2, दोनों के लिए सेम रहेगा। अगर मान लीजिए ये 4 से आ रहा है और ये 2 से आ रहा है, तो इसको कितनी स्पीड से दिखाई देगा, 4 तो ये करेगा आगे की तरफ और 2 इधर आएगा, तो उसको दिखाई देगी भैया कितना आ गया आगे 6, अच्छा इसको कितना दिखाई देगा, उसको भी तो 6 दिखाई देगा, समझ गया। तो दोनों केस में ऐड होगा, तो v1 कितना है ये बताइए, v1 कितना है, g m2 अपॉन में r अंडर रूट में, ठीक है, प्लस v2 कितना है, अंडर रूट 2 g m1 अपॉन में r,
ठीक है, अंडर रूट क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2GR और क्या होगा M1 प्लस, ये हो गया आपका, ये हो गया, नीचे का भी यही आएगा, समझ गया। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखना ये भी कब आया था, IIT में ही आया हुआ ये भी, ठीक है, समझ गया, सेव कर लूं। यही आया था ना आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भैया, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, कितना छोटा है देखो ना, समझ गया। अब इसको समझने के, क्वेश्चन को समझना मैटर करता है, सॉल्व तो बहुत छोटा होता है, सोल्यूशन उसको बहुत छोटा होता है। अब IIT में आ रखा है 89 में, ठीक है, तो देखिए कह रहा है इमेजिन अ लाइट प्लैनेट, एक हल्का प्लैनेट है जो कि एक मैसिव स्टार के चारों ओर क्या कर रहा है, घूम रहा है, कितनी रेडियस में, स्मॉल r रेडियस में, विद द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन t, कितना पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वैसे इसका, t। If the gravitational force of attraction between planet and star is proportional to r की पावर -5 बाय में 2, then find the relation between time period and radius। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है भैया कि जो भी फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, r की पावर -5 बाय में 2 के। अच्छा मैंने आपको बता रखा है कि प्लैनेट और सन के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है, याद नहीं याद, प्लैनेट और सन के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल। तो यानी फोर्स किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है m² अपॉन में r, ये होता है स्मॉल r में, स्मॉल r। और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन डालने के लिए हमने क्या लगा दिया, कि r की पावर -5 बटे में 2, ठीक है भाई। अच्छा आपको पता v क्या होता है, ओमेगा r होता है, बोलो हाँ, किसको किसको याद है, v इक्वल्स टू में ओमेगा r। अबे सर्कुलर मोशन बताया था आदित्य, तेरे को याद नहीं है, तेरे को नहीं याद है, नहीं याद है ना, v इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा r, मैंने रिलेशन बताया था, v इक्वल्स टू ओमेगा r होता है, ठीक है, अभी ध्यान कर ले, पढ़ लियो, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, m, v की जगह पे क्या लिख दिया, ओमेगा r, ओमेगा स्क्वायर है तो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन में r इक्वल्स टू में क्या होगा, k r की पावर -5 बाय में 2, ठीक है भाई। चलो अभी हमने क्या किया, एक r से एक r क्या हुआ, कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब ये हो गया m, ओमेगा क्या होता है, अगर आपको याद होगा तो ओमेगा भी बताया था मैंने, ओमेगा होता है थीटा अपॉन में टाइम, क्या होता है, और एक कंप्लीट रोटेशन के लिए थीटा क्या होता है 2 पाई, और टाइम क्या होता है कैपिटल टी के बराबर। एक कंप्लीट रोटेशन में थीटा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई के बराबर, और स्मॉल टी क्या होता है कैपिटल टी के बराबर। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी। तो हमने आगे सॉल्व किया, तो m, ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू क्या है 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या दिया, एक r, परली साइड में क्या बचा, के r की पावर -5 बाय में 2, ठीक है भाई, क्या हुआ, ठीक है। तो ये हो जाएगा m 4 पाई स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर, r के r की पावर -5 बटे में 2, ठीक है। इस r को धर ले आओ तो क्या होगा, m 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर और एक के r की पावर -5 बटे में 2 अपॉन में r। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, वह दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। m 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या होगी, -1 रहेगी, r की पावर, ये जो ऊपर जाएगा तो -1 रहेगी, एक की पावर r की पावर क्या, -5 बटे में 2, एक की पावर क्या होगी -1। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, कि r की पावर क्या होगा -7 बाय में 2, -7 बाय में 2, ठीक है, ये हो गया। अब अपने को क्या करना भैया, इसको उल्टा कर दो, ये क्या होगा, ये ऊपर ले आओगे तो टी की, समझ रहे हो ना, इस वाली साइड को उल्टा कर दिया और इस वाली साइड को उल्टा कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उल्टा करोगे तो क्या होगा, टी स्क्वायर और क्या होगा m 4 पाई स्क्वायर, बोलो हाँ, और के, इसको उल्टा नहीं किया मैंने, क्यों नहीं उल्टा कर रहा, क्योंकि इसकी पावर मैं क्या लिख दूंगा 7 बटे में 2 लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, देखिए उल्टा ना करने की वजह इसकी पावर को हमने क्या किया, जो भी था उसका साइन चेंज कर दिया, माइनस था प्लस कर दिया,
अब देखिए भैया, ये पूरी की पूरी टर्म क्या है, नीचे वाली कांस्टेंट है। एम क्या है, मास ऑफ प्लैनेट कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, और इधर के भी क्या है। जब कांस्टेंट सारे हटाओगे तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली उल्ट गया होगा के की पावर, सॉरी आर की पावर, आर की पावर 7/में। देखिए भैया, अगर आप कांस्टेंट लगाते हो तो इक्वलिटी आती है, और कांस्टेंट हटाते हो तो क्या आती है, प्रोपोर्शनैलिटी। क्या आती है, अपने को यही प्रूफ करना, तो आंसर आ गया। ठीक है भैया, ये आया था IIT 89 में। ठीक है, आपके पापा भी लौंडे रहे होंगे तब जब ये आया था। नहीं, तेरे पापा तो वैसे ही थे यार, जब मैं गया था तब भी वैसे थे, जब मैं 12वीं में था अब भी वैसे ही है। ये फिटनेस का राज क्या है तेरे पापा की, जिम जाते क्या। हो गया, इस वक्त विकास भैया 2 साल के होंगे। 87 के ना विकास भैया, हटा दू। मैं तो अपने पिछले जन्म में हूँ इस वक्त, मतलब भगवान के अवतार में हूँ, पूजा कर रहे हैं। आगे बढ़े भैया, ये हो गया। ये वाला क्वेश्चन देखिए भैया, ये प्रूफ करना अपने को। ठीक है, ये रुड़की 86 में आया था। ठीक है, पहले रुड़की BHU, इससे ऊपर वाला BHU में आया था, BHU 94 में। तो भैया BHU और रुड़की पहले अलग थे, अब सब IIT के अंडर में आते हैं। IIT रुड़की, IIT BHU। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नाम है उसका, BHU का। ठीक है, क्या कह रहा है भैया, स्पेरिकल कैविटी। क्या है भैया, कैविटी मतलब छेद है, मेड इनसाइड अ स्फीयर ऑफ डेंसिटी रो। कितनी डेंसिटी, नींद आ रही है, सोना चाहती है। नींद तो आएगी जब 1 बजे तक ऑनलाइन रहेगी, 1:30 बजे तक। ये किया, तेरा घुसंड मारूंगा, 1:26 तक तेरा लास्ट दिन था। सबका देखता हूँ मैं, किसका किसका होता है। तू कैसे हंस रहा है साले, तू तो जल्दी सो जाता है यार, तू तो अच्छा अच्छा। वो अनुज रहता है रात को ऑनलाइन, क्यों भाई, तू क्यों रहता है ऑनलाइन। मैं भी निकाल निकाल, अब मैं नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे मैं देखता नहीं हूँ, मैं पता है एक, अरे मेरी बात सुनो, एक एक मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। एक बटन होता है, वो आपको नहीं पता होगा, खैर अगर मैं उसको दबा दूंगा ना, तो आप रात में जितनी बार ऑनलाइन आए होंगे, आपने जो जो स्टेटस अपलोड किया होगा, ठीक है, वो सबका सब आ जाएगा। रेला हंस रहा है, दिखाऊं, बाद में दिखाऊंगा मुझे, पूरा का पूरा आता है। समय पंडित से पंगे ले रही है क्या, हाँ, अब बहुत ऐसी डाल दीजिए। और देखिए भैया प्लीज, देखिए भैया, कह रहा है स्पेरिकल कैविटी इज मेड इनसाइड अ स्फीयर ऑफ डेंसिटी रो। एक स्फीयर के अंदर एक स्पेरिकल कैविटी बनी है, और ठीक है स्फीयर, और उस पे जिस स्फीयर में बनी है उसकी डेंसिटी क्या है, if its center lies at a distance L from the center of the sphere। कह रहा भैया उसका सेंटर जो है वो इस सेंटर से क्या है, L डिस्टेंस की दूरी पर है। ठीक है भैया, स्फीयर, सो दैट द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड इनसाइड द कैविटी आपकी इतनी है। आपको इंटेंसिटी ये प्रूफ करनी है। क्या कर रहे हो, तो ये आ गया क्या। कह रहा है भैया कि इसके अंदर, भाई प्लीज, जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, 4π/3 GL रो। ये प्रूफ करनी है अपने, ठीक है, समझ गया। अब देखिए भैया इसको करेंगे कैसे, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अपने को, देखिए मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी पॉइंट डेप्थ में चले आता है तो उसके नीचे वाला स्फीयर ही लेते हैं, आपको याद है। मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए ये बॉडी है, अगर मैं इससे हाइट पर नीचे आ गया तो आपको ये वाला स्फीयर कंसिडर करना है ग्रेविटी के लिए। आप और नीचे आ गए तो आपको ये वाला स्फीयर कंसिडर करना है। ठीक है, तो अपने को क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि सेंटर से L डिस्टेंस पर है, यानी आपको ये वाला स्फीयर कंसिडर करना है। ठीक है, छोटा वाला स्फीयर।
अगर आप यहां पर ग्रेविटी निकालना चाहते तो, अगर आप यहां पर निकालना चाहते तो आपको ये वाला सर्कल कंसीडर करना होता, समझ गए भैया? तो आपको यहां पर निकालना तो इसके लिए इसके नीचे वाला करना पड़ेगा आपको, समझ गया? याद रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया अगर मैं आपको इंटेंसिटी का फॉर्मूला बता दूं, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था याद आपको? वी नो इंटेंसिटी क्या थी? जी मास, किसका मास? बॉडी का मास, ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर था अगर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का। तो हम जानते हैं भैया यहाँ पर मास तो दे नहीं रखा अपने को बोल रखा है इसकी रेडियस है कितनी है? एल है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई एल क्यूब हो जाएगा, वॉल्यूम तो ही होगा। अब मास क्या होगा? मास होता है वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई एल क्यूब, डेंसिटी क्या रहो, ये आ गया मास। तो ये यहाँ पे रखो आई इक्वल्स टू में जी, मास क्या होगा? 4/3 पाई एल क्यूब रो अपॉन में डिस्टेंस कितना है? एल। अब डिस्टेंस कितना है इसका सेंटर, जहां पे निकालनी है मेरे को इंटेंसिटी, उसकी दूरी कितनी है सेंटर से? 10। तो क्या होगा? एल स्क्वायर। एक्स की यहाँ पे क्या होगा? एल स्क्वायर। ये कट मर गया, आंसर आ गया आई इक्वल्स टू में 4/3 जी पाई एल रूट। आ गया, प्रूफ कर दिया। हाँ कोई क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा परफेक्शन चाहिए तो हो गया। कब आया था? रुड़की में, आईआईटी रुड़की में आया था, ठीक है भैया। चुप हो जा पंचायती, चल करो। आईआईटी 96 में, आईआईटी 1996 में करो भाई एक बार, ये आसान क्वेश्चन कर कर तेरी पंचायत निकाल लो ठंडी मार के। सुन लीजिए ओए भाई प्लीज, क्या है भैया? द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ द टू स्टार्स क्या है? 10 है। क्या है? 10 है। द मास ऑफ दीज स्टार्स आर m एंड 16 है, मतलब ये 16 गुना ज्यादा भारी है, एक है m है। सुन ले, ठीक है। रेडियस a एंड 2a, इसकी रेडियस क्या है? 2a, इसकी रेडियस क्या है? a है। अ बॉडी ऑफ मास m इज फिक्स्ड, कहां पे भैया? फिक्स्ड और फायर्ड फ्रॉम दी सरफेस ऑफ लार्जर। अच्छा यहां से फायर की जाती है, देखो इतना आसान क्वेश्चन है भैया, सेम क्वेश्चन कराया मैंने ऐसे, ठीक है। आईआईटी 1996 में, एक साल का था मैं इस वक्त, लेकिन मैं कर लेता इसको, ठीक है। तो लिखा है रिस्पेक्टिवली अ बॉडी ऑफ मास m इज फायर्ड स्ट्रेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लार्जर स्टार टुवर्ड्स द स्मॉलर स्टार। छोटे वाले स्टार की तरफ। भाई चुप हो जाए, मुझे लोग हैच के व्हाट शुड बी द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी। भाई यार इतना आसान क्वेश्चन है तो देखिए, ये क्या है? ओए ये न्यूट्रल पॉइंट है, एक ओ क्या है? इससे दूरी x है, तो इससे क्या होगी? 10a माइनस एक्स, ठीक है भैया। अब अगर इस पॉइंट पे देखो तो मैंने मान लीजिए मैंने v वेलोसिटी दी थी, क्या दी थी? p पॉइंट पर टोटल एनर्जी है। अच्छा देखिए इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो इस पॉइंट पर दोनों की, इसकी इंटेंसिटी इधर रहेगी, a ये रहा और b ये रहा, और b की इंटेंसिटी क्या होगी? इधर रहेगी। बोलो हाँ, दोनों इंटेंसिटी क्या होगी इस न्यूट्रल पॉइंट पर? I1 बराबर में आई ए बराबर में आई बी। अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था याद है? जी मास अपॉन में एक्स डिस्टेंस का स्क्वायर। अब मुझे बताएगी ए ये स्फीयर है, आफरीन ये स्फीयर है, तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? जी मास क्या इसका? एम। और दूरी कितनी है उस पॉइंट से? अब एक्स, एक्स स्क्वायर। अब दूसरे बी, बी इसकी इंटेंसिटी है, तो जी मास क्या इसका? 16 m, ठीक है। और दूरी कितनी है? 10a a माइनस एक्स। सॉल्व कीजिए, जी एम कैंसिल हो गया। 10a यार क्या लिख रहा हूं मैं, ये 10 क्यों लिख रहा हूं? और 10a माइनस एक्स अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये परली साइड में ले गया, इधर क्या है 16, ठीक है। स्क्वायर को इधर ले आओ तो 10a माइनस एक्स अपॉन में एक्स बराबर में क्या? 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो क्या? 5x इक्वल्स 4x
5x, ठीक है, बराबर में 10 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2a, क्या आ गई, मतलब ये न्यूट्रल पॉइंट क्या है, इससे 2a डिस्टेंस पर है, उससे कितना होगा 8a डिस्टेंस पर होगा, क्या होगा, मुझे यहां से फेंका गया मास, ये जो मास फेंक रहा हूं उसको यहां तक पहुंचाना है, मुझे कहां तक पहुंचाना है, एम पॉइंट तक, समझ गया, समझ गए, समझिए, इससे x डिस्टेंस पर x की वैल्यू क्या रखी 2a, तो इससे कितना होगा 10 माइनस x यानी 2a, तो क्या होगा 8a, टोटल एनर्जी एट पॉइंट P कितनी होगी, P पॉइंट पर कुल एनर्जी कितनी होगी, यू बताएंगे, P पॉइंट पर स्मॉल m के पास क्या क्या एनर्जी होगी, एक तो इसके पास काइनेटिक होगी हाफ mv², दूसरा ये इसको अपनी अपने तरफ खींच रहा होगा, तो माइनस जी एम, एम क्या है 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका मास क्या है m गुणे में 16, अपन में दूरी कितनी है दोनों के बीच की 2a, बस हाले 2a देखना, एक ये भी लगाएगा इसके ऊपर खींचेगा, तो अपने को पता है क्या 2a, ये क्या है 10 है, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी 8a, माइनस जी मास कितना उसका m, स्मॉल m अपॉन में क्या होगा 8a, ये होगी आपकी पहली इक्वेशन, समझ गया, समझ गया, एट पॉइंट ओ, अब मैं आता हूँ ओ पॉइंट पर, ये मास चलता हुआ यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया, तो ये वाली वेलोसिटी क्या होगी, खत्म हो गई होगी जीरो, यानी काइनेटिक जीरो, तो केवल क्या होगा इस मास, ये जब मास ये वाला मास यहाँ पहुंच गया, तो इनके बीच की पोटेंशियल क्या होगी, तो क्या होगा माइनस जी मास कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2a, एक्स ही तो है, तो क्या होगा 2a, और इन दोनों के बीच की पोटेंशियल क्या होगी, तो जी 16m स्मॉल m अपॉन दूरी कितनी है इनके बीच की, ये 2a है, तो ये क्या है 8 है, ये दोनों फ्रॉम फर्स्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या कहता है भैया, एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल्स टू एनर्जी एट पॉइंट 2, बराबर कर दीजिए, आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, कॉपी करो इसे फटाफट जल्दी से, सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है।